सभी को नमस्कार। एसएसटी की हमारी कलाम एकेडमी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न बच्चों को थोड़े टफ लगे, जो बच्चों ने पूछना चाहा, उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने एक श्रृंखला चलाई है, समाधान एक श्रृंखला। उसी के तहत कुछ लोक प्रशासन के क्वेश्चंस हैं, उनका हम आज सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे उनको। देखिए, लोक प्रशासन में लगभग 16-17 प्रश्न आते हैं एसएसटी वालों के, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें लगभग प्रश्न एक दो को छोड़ करके सारे प्रश्न पहले से लगभग निर्धारित होते हैं कि यहां से आते हैं। जैसे लोक प्रशासन का विकास है, उसमें से 2-3 प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न बुक्स में से आते हैं, एक हायरार्की पदसोपान में से प्रश्न आता है, एक प्रशासनिक नियंत्रण में से प्रश्न आता है। ठीक है, हम सारे सिलेबस को टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर किया है और उसी में से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, आप सबसे पहला जो प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में अंतर करने वाला सही नहीं है। कौन सा कोटेशन है, कौन सा कथन है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं करता है। देखिए, आप ये सरकारी प्रशासन होता है, ये निजी प्रशासन होता है, और आप सबको पता है कि लोक प्रशासन सेवा के लिए होता है, समाज की सेवा के लिए होता है, जबकि निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है। तो पहला जो कथन है, लोक प्रशासन का संबंध लोक कल्याण से है, जबकि निजी प्रशासन का संबंध लाभार्जन के लिए। यह बात सही है, लोक प्रशासन लोगों के समाज के भले और कल्याण के लिए काम करता है, जबकि निजी प्रशासन लाभ प्राप्त करने के लिए काम करता है। तो यह कथन सही है, जबकि पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। ठीक है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन लाल फीताशाही से मुक्त होता है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि जानबूझ के सार्वजनिक सेवा में काम को लेट कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, उसको रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही कहते हैं। तो इसमें दूसरा कोटेशन, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में लाल फीताशाही से मुक्त है। आप देखिए, लोक प्रशासन में तो लाल फीताशाही पाई जाती है, यहां लिख रहा है मुक्त है, तो यह कथन गलत हो गया। ठीक है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन व्यवसायिक है। ठीक है, लोक प्रशासन से भिन्न, निजी प्रशासन से भिन्न लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है। अब इसमें देखिए, आप केवल ए बी डी बी सी, केवल बी सी डी, पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। तो इसमें आप देखना कि पहला सही है, दूसरा गलत है, और तीसरा भी गलत है। निजी प्रशासन से भिन्न लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण पर होता है। देखिए, आप ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये बी गलत है, सी गलत है। क्या होता है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन व्यवसायिक होते हैं। लोक प्रशासन का आधार व्यवसाय करना नहीं होता, समाज की सेवा करना होता है। तो यह भी गलत है और यह भी गलत है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा बी और सी। देखो, लास्ट वाले इस लाइन को समझने की कोशिश करना कि निजी प्रशासन से भिन्न लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण पर आधारित होता है। बाह्य वित्तीय नियंत्रण का मतलब होता है कि जैसे हमारे प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण है, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण है, बजट वित्त मंत्री लाता है, पारित संसद करती है, खर्च प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो ये जो बाह्य नियंत्रण है, ये लोक प्रशासन में पाया जाता है, इसलिए कथन सही है। इसलिए उत्तर आ जाएगा इसमें बी और सी गलत है। देखिए, आप लोक प्रशासन के क्षेत्र में 3M के विचार में सम्मिलित है। देखिए, आप सम्मिलित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, मनी, मेथड, मैन, मैटर। इसमें ये जो तरीका है, मेथड है, ये 3M में शामिल नहीं है। लोक प्रशासन में 3M में धन शामिल है, व्यक्ति शामिल है, सामग्री शामिल है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, लोक प्रशासन की जब हम व्याख्या करते हैं तो लोक प्रशासन के दो अर्थ लगते हैं। लोक प्रशासन के दो अर्थ लगते हैं, एक अर्थ लगता है संकीर्ण और एक होता है एकीकृत। सामान्यतः प्रशासन का नाम लेते ही केवल कार्यपालिका सामने आती है, क्योंकि प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों कार्यपालिका कहलाती है। तो संकीर्ण अर्थ में तो इसका संबंध केवल कार्यपालिका से हो, और एकीकृत दृष्टि से इसका संबंध व्यवस्थापिका से भी है, इसका संबंध कार्यपालिका से भी है, और इसका संबंध न्यायपालिका से भी है। क्योंकि न्यायपालिका में भी प्रशासन होता है, कार्यपालिका में भी प्रशासन होता है, और व्यवस्थापिका में भी प्रशासन होता है। तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सरकार की तीनों शाखाओं से संबंध रखने वाला जो दृष्टिकोण है वो कौन सा दृष्टिकोण है। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को लोक प्रशासन का अंग मानने वाला दृष्टिकोण कौन सा होता है? एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण नहीं कहलाता है। संकुचित दृष्टिकोण का संबंध केवल कार्यपालिका से होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये रहा प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण। यदि हम प्रशासन को केवल कार्यपालिका के संदर्भ में देखते हैं तो वो तो होता है संकीर्ण या संकुचित, और यदि प्रशासन को हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के संदर्भ में हम क्यों मानेंगे? क्योंकि व्यवस्थापिका में भी सचिवालय होता है, संसद का सचिवालय होता है, महासचिव होता है, लोक सेवक होते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो इसलिए सरकार के तीनों अंगों में प्रशासन होता है। इस दृष्टिकोण को कहते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। जिसमें सरकार के तीनों अंगों को शामिल किया जाता है वो प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहलाता है, जबकि संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका की स्टडी की बात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रशासन और लोक प्रशासन। देखिए आप, एक कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन तो हर जहां जहां संगठन होता है वहां प्रशासन होता है। परिवार है वो भी एक संगठन है, उसका भी एक प्रशासनिक ढांचा है। लेकिन प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर किसका है? 4 ऑप्शन है राजनीतिक संदर्भ में, तकनीक, कार्य, अर्थव्यवस्था। देखिए आप, प्रशासन कैसा भी हो, सरकारी हो चाहे निजी हो, उसमें कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं, उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। उसमें अर्थतंत्र, वित्त, बजट, इसका प्रोविजन होता है। राजनीतिक संदर्भ का संबंध लोक प्रशासन से है। प्रशासन से राजनीतिक संदर्भ का लगाव या संबंध नहीं है। इसलिए मूलभूत अंतर में राजनीतिक संदर्भ का अंतर है, क्योंकि लोक प्रशासन का संबंध सीधा सीधा राजनीतिक कार्यों से है, जबकि प्रशासन का संबंध राजनीतिक कार्यों से हो भी सकता है, नहीं भी हो। तो इसलिए मूल अंतर है वो ये। तुलनात्मक लोक प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति को रिक्स द्वारा रेखांकित नहीं किया गया? आप सबको पता है फ्रेडरिक रिक्स तुलनात्मक लोक प्रशासन के सबसे पॉपुलर विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने पारिस्थितिकीय अध्ययन की बात की थी, इकोलॉजी की बात की थी, और एक साला मॉडल दिया था, स्पेनिश भाषा का साला मॉडल, जिसका मतलब होता है ऑफिस। तो रिक्स के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी जो प्रवृत्ति है वो रिक्स ने रेखांकित नहीं की? आदर्शात्मक से अनुभवमूलक उन्मुखता, इसका उसने उल्लेख किया है। आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर उन्मुखता रिक्स ने, क्योंकि रिक्स कंपैरेटिव स्टडी पर सबसे ज्यादा बल देता है, और तुलनात्मक लोक प्रशासन में आदर्श से यथार्थ की ओर, की ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तुलना करके अलग अलग देशों में संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कैसे काम कर रहा है, इसकी स्टडी रिक्स ने की थी। मध्य इकाई से सिद्धांत निर्माण की उन्मुखता, इसका उल्लेख नहीं किया था, रिक्स ने इसका उल्लेख नहीं किया था। विशिष्टता से सामान्य प्रकटता का इसका उल्लेख किया था। गैर पारिस्थितिकीय और पारिस्थितिकीय, जैसे मैंने अभी बताया
कि इकोलॉजी की स्टडी करने पर सबसे ज्यादा बल दिया था तो फ्रेडरिक रिक्स ने दिया था। इसलिए 1, 3 और 4 तो रिक्स से जुड़े हुए हैं। 2 नंबर वाला मध्य इकाई का जो सिद्धांत है उसका संबंध रिक्स से नहीं है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है और नहीं पूछा है तो उत्तर आ जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए आप, पोस्टकॉर्प आप शायद सभी जानते होंगे। लोक प्रशासन में लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प का सिद्धांत दिया है। लोक प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये पोस्टकॉर्प का सिद्धांत। इसमें शब्द के बारे में पूछा है, इसमें से हर परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न आ जाता है। देखिए आप, पी का मतलब तो होता है प्लानिंग, प्लानिंग। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्शन, सीओ कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, और बजटिंग। देखिए आप, ये 4 इधर 3, ये 7 टोटल शब्द हैं। इनमें से प्रश्न आता है, ध्यान रख लेना। कभी सीओ का अर्थ पूछ लेते हैं, कभी आर का अर्थ पूछ लेते हैं। लूथर गुलिक लोक प्रशासन में जो संगठन की जो थ्योरी है उसमें ये 7 विशेषताएं बताता है। योजनाएं बनाना, संगठन बनाना, उसमें कार्मिकों की भर्ती करना, निर्देशन करना, तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्ट करना, संचार करना, सूचनाएं देना, और बजट वित्तीय व्यवस्था। इसमें प्रश्न पूछा है, लघु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्निहित समाहित है? यानी पोस्टकॉर्प में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कमांड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? 2। तो पोस्टकॉर्प के ये जो 7 वर्ड हैं ये सभी विद्यार्थियों को याद करने हैं, क्योंकि हर परीक्षा में इनमें से एक आधा प्रश्न आ जाता है। हाँ देखिए आप, तुलनात्मक लोक प्रशासन, मैंने जैसे अभी बताया, तुलनात्मक लोक प्रशासन जो विश्व की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें आपस में तुलना की जाती है, और इस तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में कौन सी चीज शामिल नहीं है और कौन सी शामिल है। देखिए आप, समष्टि का अध्ययन, व्यष्टि का अध्ययन, मध्य स्तरीय अध्ययन। यानी जब हम तुलना करते हैं तो उच्च स्तर की भी करते हैं, मध्य स्तर की भी करते हैं, और निम्न स्तर की भी करते हैं, ठीक है ना। बड़े स्तर की बात भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम न्यायपालिका की बात करें तो फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय पाए जाते हैं, तो हमने वहां से प्रशासनिक न्यायालयों से प्रेरित होकर के ट्रिब्यूनल्स का, प्रशासनिक प्राधिकरण का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व शामिल किया गया है। मध्यम स्तरीय भी शामिल है, समष्टि यानी बड़े स्तर का भी है, व्यष्टि, तीनों शामिल है, और तीनों शामिल है, इसका मतलब उत्तर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, कंपैरेटिव केवल तुलना किसी प्रशासनिक व्यवस्था की छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर या मध्यम स्तर पर अकेले पे नहीं की जाती, हर स्तर पर की जाती है। जैसे लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए आप, बड़ा इजी सा प्रश्न है। सामान्यतः इसमें विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि लोक का अर्थ विद्यार्थी जनता लगा लेता है। लोक प्रशासन में लोक का विशिष्ट अर्थ क्या है ये पूछ रहा है, और सामान्यतः व्यक्ति लोकतंत्र शब्द से जनता मान लेता है और इसको इससे जोड़ लेता है, जबकि लोक प्रशासन में लोक का विशिष्ट अर्थ सरकारी से होता है। तो ये बहुत ही हल्का, मतलब इतनी आसान प्रश्न लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहां लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ सरकारी से है, विशिष्ट संदर्भ में, न कि जनता से, ठीक है।
देखिए आप, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं। मैंने अभी बताया एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब है कि प्रशासन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को यदि शामिल किया जाता है उसको एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं, और केवल कार्यपालिका को शामिल करते हैं उस दृष्टिकोण को संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं। यदि विद्वानों की बात करें तो एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थक पूछा है और समर्थक हेनरी फेयोल है। ठीक है, गॉस, डब्ल्यू वुड और फ्रेडरिक रिग्स ये तीनों ही शामिल नहीं है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा हेनरी फेयोल। ठीक है, अब आप देखिए लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में कौन सा जो विचारधारा है वो औरों की अलग है, कौन से की अलग है। इनमें से आप देखिए, ये जो विद्वान है लोक प्रशासन को ये विज्ञान के रूप में डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि साइमन इसको मानव व्यवहार के रूप में देखता है, बिहेवियरल थ्योरी देता है और मानवीय पक्ष को स्वीकार करता है। जबकि ये तीनों विद्वान मानवीय पक्ष को प्रशासन के अंदर शामिल नहीं करते हैं, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हैं। तो साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो डिसीजन मेकिंग की थ्योरी दी है उसमें राजनीतिक सिद्धांतों को लोकोक्ति और मुहावरे कहा है। जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं उनकी आलोचना करते हुए हर्बर्ट साइमन ने जितनी भी लोक प्रशासन की थ्योरी बनी उनको कहावतें, मुहावरा, प्रोवर्ब्स कहा, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मानव का जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है, इसलिए आप केवल एक सार्वभौमिक थ्योरी नहीं बना सकते लोक प्रशासन में। इसलिए ये तीन विद्वान अलग हैं और साइमन अलग है, और भिन्न ही पूछा है तो इसमें उत्तर आ जाएगा हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट, तुलनात्मक लोक प्रशासन का मूलभूत तत्व कौन सा है। देखिए आप, लोक प्रशासन में ये वैसे तो चारों ही चीजें आती हैं, लेकिन मूलभूत तत्व पूछा है तो इसमें सिद्धांत निर्माण आ जाएगा, क्योंकि लोक प्रशासन, तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है वो विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ निश्चित सिद्धांत बनाता है। इसलिए इसका मूल जो उद्देश्य है वो सिद्धांत निर्माण है, और यही इसमें उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी प्रश्न भी है। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कौन से जो निम्नलिखित तत्व हैं उनमें से कौन सा तत्व है लोक प्रशासन में शामिल है। देखिए आप, सार्वजनिकता। लोक प्रशासन सार्वजनिक ही होता है, सबके भले की बात करता है, पूरी सोसाइटी के कल्याण की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो ये तो सही हो गया। नीति की संवेदनशीलता। आप देखिए, हमारा समाज एक सीधी रेखा नहीं है, हमारा समाज तरंग की तरह है, समाज में कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई मध्य में है। तो जब प्रशासन नीति बनाता है तो ये ध्यान रखता है कि समाज के निचले तबके का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो प्रशासन की नीतियों के निर्माण में बड़े सहयोगी है, और उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो डिप्राइव्ड और निःशक्त समाज का निचला हिस्सा है उसके लिए पॉलिसी बनाते समय, प्रशासनिक नीतियां बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये लोक प्रशासन का अंग है, क्योंकि प्रशासनिक नीतियां बनाते समय महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए, डिप्राइव्ड क्लास के लिए अलग से नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये बात भी प्रशासनिक व्यवस्था में सही बैठती है। तीसरा, सामाजिक यथार्थता। देखो, सोशल रियलिटी। प्रशासन में जब भी कोई कार्य होता है तो ग्राउंड पर उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, समाज में उसमें कितनी चीजें चेंज आएंगी और कितनी चेंज आई हैं, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो विषय क्षेत्र में तीनों ही चीजें शामिल हैं, और तीनों चीजें शामिल है, इसका मतलब इसमें उत्तर क्या जाएगा? 4 नंबर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, हाँ, वुड्रो विल्सन, आप सब जानते हैं कि लोक प्रशासन का जनक है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1887 में अमेरिकन विश्वविद्यालय कोलंबिया से पब्लिश होने वाली एक पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली शोध पत्रिका है, उसमें इन्होंने एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस लेख में इन्होंने लोक प्रशासन को अलग विषय बनाने की मांग की थी और वहीं से एक प्रश्न आया है कि लोक प्रशासन का नाम इन्होंने क्या दिया। देखो, प्रबंध विज्ञान, ये तो लोक प्रशासन की अंतिम अवस्था थी, तो ये तो नहीं हो सकता वुड्रो विल्सन का, क्योंकि वुड्रो विल्सन तो 1887 में शुरुआत में आ गया था। सामाजिक विज्ञान, ये तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बाद आया है भाई। राजनीति विज्ञान, इतिहास, सोशियोलॉजी, भूगोल, साइकोलॉजी, ये सारे विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी का थॉट। जनता का विज्ञान, ये भी नहीं है। प्रशासन का विज्ञान, तो इसमें उत्तर आ जाएगा। वुड्रो विल्सन ने अपने लेख में लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान के रूप में डिफाइन किया है, न कि प्रबंध विज्ञान, न कि सोशल साइंस, न कि जनता के विज्ञान के रूप में। हाँ जी, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रकृति। देखिए आप, लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसको लेकर के बहस चलती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन कला है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, भविष्यवाणी बहुत कम की जा सकती है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं इसमें क्रमबद्धता है, सिस्टमेटिक है, कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती हैं, इसलिए विज्ञान है। तो यहीं से प्रश्न पूछा है कि लोक प्रशासन को विज्ञान कौन मानता है। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है लेकिन बन जाएगा, और लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता। यानी लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने वाले, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले, लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है लेकिन विज्ञान बन जाएगा। देखना आप, इसका सीधा सीधा ध्यान रखना आप। विज्ञान के रूप में अभी मैंने आपको बताया वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखता है, और इसमें वुड्रो विल्सन एक ही जगह है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ये माना कि प्रशासन का विज्ञान माना इसने। देखो, पेपर में एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ में संबंध भी हो सकता है, जैसा कि यहीं पर है कि यहां पर इसने प्रशासन का विज्ञान माना, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पर वुड्रो विल्सन का उल्लेख आ रहा है। तो लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में वुड्रो विल्सन और विलोबी और ग्रिफिथ ने किया था, तो ये 3 नंबर इसके फिट बैठेगा। लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु बन जाएगा। उर्विक, टेलर और साइमन। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध की थ्योरी देते हैं, हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी दी थी, रिक्स ने साला मॉडल दिया था। तो ये कहते हैं कि अभी तो विज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वैज्ञानिकता आ रही है ह्यूमन बिहेवियर और साइंटिफिक मैनेजमेंट से, तो ये निकट भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता। ड्वाइट वाल्डो, वालेस, ग्राहम वालस और फाइनर और कोहेन, ये तीनों आएंगे। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1 और सी में 2। उत्तर आ जाएगा 2 नंबर। हाँ, देखिए आप, प्रबंध और प्रशासन में अंतर मानने वाले विद्वान कौन से हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में अंतर ड्वाइट वाल्डो मानता है। याद रखना, ड्वाइट वाल्डो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस मानता है। क्योंकि देखिए आप, प्रशासन आदेश देता है, प्रबंधन आउटपुट देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन में केवल आदेश दिया जाता है, ठीक है ना। प्रबंधन में आदेश कब देना है, कैसे देना है, इसमें परिस्थितियां कैसी हैं, उसका आउटपुट कैसे आएगा, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों में जो अंतर है वो ड्वाइट वाल्डो नहीं मानने वाला, देखना अभी, हाँ नहीं मानने वाला, सॉरी, ये सेल्डन और ये तीनों मानते हैं, वाल्डो नहीं मानता है। ड्वाइट वाल्डो इसमें अंतर नहीं मानता, ये नए ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, हाँ, विकास प्रशासन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अधिकांश विद्यार्थियों को यह पता नहीं होता कि प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन, ध्यान रख लेना,
ये दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन। प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रशासनिक विकास में जो प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक जिले की बजाय 2 जिले बना दिए, एक पंचायत समिति की जगह 2 पंचायत समिति बना दी। आप संस्थाएं बना रहे हो, प्रशासनिक संस्थाएं नहीं बना रहे हो, वो होता है प्रशासनिक विकास। जबकि वो जो संस्थाएं हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितना आउटपुट दे रही हैं, जैसे मान लीजिए जिला प्रशासन कितना अपना उद्देश्य पूरा कर पा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पा रहा है, संस्थाओं का जो आउटपुट है वो विकास प्रशासन के अंदर आता है। और यहीं से प्रश्न पूछा गया है कि जो विकास प्रशासन है उसमें जो 4P है वो कौन सी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विकास प्रशासन योजनागत तरीके से प्रोग्राम बना करके काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। देखिए आप, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लेस, प्रोसेस, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, पॉपुलेशन। देखिए आप, पॉपुलेशन का तो कहीं संबंध ही नहीं है प्रशासन में, ठीक है। प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन, पर्पज। तो यहां पर आप देखिए योजना सबसे पहले आएगी और योजना यहां पर है, यहां भी योजना है लेकिन पॉपुलेशन है। तो प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये चारों 4P का अर्थ है। तो इसमें ध्यान रख लेना, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। हां, देखो अभी मैंने आपको बताया नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति। कुछ लोग विद्वान इसको कला मानते हैं, कुछ इसको विज्ञान मानते हैं, ठीक है ना। लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं बन सकता, लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। कौन सा कथन सही है? कुछ विज्ञान मानते हैं तो यह भी सही है, कुछ कला मानते हैं यह भी सही है, ठीक है ना। लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं बन सकता, लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज विज्ञान है। तो ये 3 कोटेशन तो सही है। लोक प्रशासन सोशल साइंस है, लोक प्रशासन कला भी है, लोक प्रशासन विज्ञान भी है, दोनों का मिश्रण है। लेकिन लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता, यह प्रकृति की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट माइनर में पूछा गया है, उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना को किसने आगे बढ़ाया? प्रशासन में उदासीनता के क्षेत्र का मतलब है कि एक अधिकारी अपने कार्य के प्रति कितना सक्रिय और कितना उदासीन रहता है और किस क्षेत्र तक उदासीन रहता है। इस संदर्भ में MP फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, प्रश्न पूछा है कि इसको किसने आगे बढ़ाया, तो इसमें उत्तर आ जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। इन्होंने द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 इस पुस्तक में इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था और यह बहुत पॉपुलर किताब है, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखिए आप, एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ लाइन एंड स्टाफ की जो थ्योरी है उसमें स्टाफ की प्रकृति के, यहां मैं आपको बता दूं कि जब प्रशासन की व्याख्या करते हैं तो 2 शब्द आते हैं, लाइन एंड स्टाफ। जो नीति बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं, उसको लाइन बोलते हैं, रेखा। और जो नीति निर्माण में सहयोग करते हैं उसको स्टाफ कहते हैं, ठीक है। यहां पर स्टाफ की जो प्रकृति है, जो सहयोगी हैं उनकी प्रकृति है, उसके बारे में पूछा गया, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। LD वाइट, विलोबी, पिफनर और जॉन गॉस,
संस्थागत अथवा गृह व्यवस्था, देखना आप, एलडी वाइट स्टाफ अथवा सहायक सेवा के रूप में जानता है। एलडी वाइट स्टाफ अथवा सहायक सेवा, ठीक है। अब इसमें देखो आप, यहां पर ए में 3 है, तो ए में 3 यहां पर 1 में ही है। इसमें यदि आपको 4 में से एक ऑप्शन भी सही आ रहा है तो यह प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। बी में 1 है, संस्थागत अथवा गृह व्यवस्था। सी में 2 है, सी में 2 है, और डी में 4 है। तो एलडी वाइट स्टाफ और सहायक सेवा के रूप में डिफाइन करता है, विलोबी संस्थागत अथवा गृह व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है, पिफनर सामान्य तकनीक और सहायक के रूप में डिफाइन करता है, और जॉन गॉस सहायक तथा तकनीकी स्टाफ। यानी स्टाफ की प्रकृति को ये अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में डिफाइन करते हैं। इसलिए इसमें उत्तर क्या जाएगा? इसमें उत्तर आ जाएगा ए। ग्रेकुनाच, देखिए आप, ग्रेकुनाच एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञानी थे, और उन्होंने ध्यान का क्षेत्र और नियंत्रण का क्षेत्र की एक थ्योरी दी थी। उसमें फार्मूला भी दिया था, गणितीय फार्मूला भी दिया था उन्होंने। उसी से प्रश्न पूछा गया है कि जो नियंत्रण का क्षेत्र है उसको और किस नाम से संबोधित किया। देखिए आप, स्पान ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण के क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि एक अधिकारी कितने लोगों के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। एक अधिकारी कितने लोगों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, प्रशासनिक रूप से अच्छे तरीके से काम करवा सकता है, इसको कहते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। इसको लेकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों पर अच्छे से नियंत्रण रख सकता है, ठीक है ना, कुछ 5 की बात करते हैं, ठीक है। यहां ग्रेकुनाच कहता है कि नियंत्रण के क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। शक्तियों का क्षेत्र नहीं, शक्तियों के क्षेत्र से नहीं जाना जाता है। केंद्रीकरण का क्षेत्र यह भी नहीं है, मित्रता का क्षेत्र यह भी नहीं है, तो इनफॉर्मल बात है। ध्यान का क्षेत्र है कि एक व्यक्ति कितने लोगों का ध्यान रख सकता है, कितने लोगों पर कंट्रोल कर सकता है, इसको कहते हैं नियंत्रण का क्षेत्र या ध्यान का क्षेत्र। बड़ा इजी प्रश्न है, साफ ही पता चलता है। नियंत्रण का क्षेत्र यानी स्पान ऑफ कंट्रोल। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हां, देखिए प्रश्न क्या है, समन्वय के संबंध में सही नहीं है। समन्वय के संदर्भ में कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सीधी भाषा में कहें तो तालमेल। देखिए आप, प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन में बहुत सारे विभाग होते हैं और ये विभाग दूसरे विभाग से तालमेल बनाना पड़ता है, और एक ही विभाग में कई विंग्स होती हैं, तो विभाग के अंदर भी तालमेल बिठाना पड़ता है अपने कर्मचारियों में, अधिकारियों में, और साथ में एक विभाग को दूसरे विभाग के साथ में भी तालमेल बिठाना पड़ता है। जैसे यदि जलदाय विभाग पानी नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसके पीछे बड़ा कारण बिजली भी हो सकता है कि बिजली नहीं आई। बिजली नहीं आई, पता चला कि कोयला नहीं आया, एनटीपीसी ने बिजली नहीं बनाई, कोयले की कमी हो गई। तो एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ गहरा रिश्ता है, और इसी को कहते हैं प्रशासन में तालमेल बिठाना। और इसी से प्रश्न पूछा है कि कौन सा सही नहीं है तालमेल के बारे में, और फिर इसमें विद्वानों के कोटेशन डाले हैं। पाल एच एपलबी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला एक बड़ा प्रोफेसर था। इसने आंतरिक और बाहरी में विभाजित किया है, बिल्कुल किया है। विभाग के अंदर तालमेल बिठाना और विभाग के बाहर तालमेल बिठाना। दूसरा देखिए आप, सही नहीं है। फालेट ने संघर्ष को संगठनात्मक भलाई के लिए बुरा उपकरण माना है। देखिए आप, हार्वर्ड साइमन ने इसे प्रक्रियात्मक तथा वास्तविक में वर्गीकृत किया है। और चौथा है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कार्यों में एकता लाती है। ठीक है, देखिए आप, सही नहीं है
व्यवस्थित प्रक्रिया है, कार्यों में एक रूपता लाती है, बिल्कुल सही है। एप्पल बी ने इसे आंतरिक और बाहरी रूप से डिफाइन किया, यह बात भी सही है। फालेट ने संघर्ष को संगठनात्मक भलाई के लिए बुरा उपकरण माना। देखिए आप, फालेट कह रहा है यहां पर कि संगठनात्मक भलाई के लिए बुरा उपकरण माना है, और हर्बर्ट साइमन ने इसे प्रक्रियात्मक तथा वास्तविक में वर्गीकृत किया है। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। सूत्र और स्टाफ की पहचान सत्ता संबंधों से है, न कि विभागीय गतिविधियों से। यह कथन किसका है? देखिए आप, लाइन एंड स्टाफ अभी मैंने बताया था आपको, इसकी पहचान सत्ता संबंधों से है, न कि विभागीय गतिविधियों से। कोटेशन है ये कुंटज एंड ओ डोनेल का है, क्योंकि डेफिनेशन है और डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी। तो सूत्र और स्टाफ की पहचान सत्ता से नहीं है, लाइन एंड स्टाफ का संबंध अथॉरिटी से नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंटल गतिविधियों से, विभाग में जो गतिविधियां होती है उनसे होता है। नेक्स्ट, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक किसकी है? देखिए आप, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेडरिक रिग्स की पुस्तक, याद कर लेना। फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन के फ्रंटियर्स। नेक्स्ट, नेतृत्व व्यक्तियों की व्यवहार की उस गुणवत्ता का हवाला देता है जिसके द्वारा वे संगठित प्रयास में लोगों की गतिविधियों में मार्गदर्शन देते हैं। नेतृत्व के संबंध में कथन किसका है? लीडरशिप की। देखो आप, हमारे लोक प्रशासन के सिलेबस में लीडरशिप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहीं से प्रश्न पूछा गया है कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार की उस गुणवत्ता का हवाला देता है, व्यक्ति की उस क्वालिटी का हवाला देता है जिसके द्वारा संगठित प्रयास में लोगों की गतिविधियों में मार्गदर्शन, यानी वो लोगों को दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा कुंटज एवं ओ डोनेल की है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय निर्माण में आंतरिक अवरोध का नहीं है? देखिए आप, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। देखिए आप, निर्णय और निर्णय निर्माण ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रख लेना। डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन तो जो हो गया वो होता है, और डिसीजन मेकिंग एक निर्णय लेते समय कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाता है। इसमें आप सबको पता होगा कि ये जो थ्योरी है इसको लोकप्रिय करने वाला हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी है, और यह प्रश्न पिछली बार भी आया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी डिसीजन लेते हैं, प्रशासन में कोई भी निर्णय लेते हैं, उसकी 3 स्टेज होती हैं। प्रशासनिक निर्णय की 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले आसूचना, आपके पास कितनी सूचनाएं आई हैं। डिसीजन में सबसे बड़ा रोल होता है सूचनाओं का, इंफॉर्मेशंस का। जितनी ज्यादा सूचनाएं आएंगी डिसीजन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको हर सर्कमस्टांसेस का पता चलेगा। तो सूचना, साइमन कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर एक डिजाइन बनती है, एक प्रारूप बनता है, एक डिजाइन बनती है। साइमन कहता है कि जब बहुत सारी सूचनाएं आती हैं तो निर्णय के बारे में कुछ डिजाइन्स बनती हैं, और उन डिजाइन्स में से एक विकल्प का जो चयन कर किया जाता है, विकल्प का जो चयन किया जाता है वो डिसीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज से होकर के डिसीजन तैयार होता है। सबसे पहले सूचनाएं आती हैं, सूचनाओं के बाद एक डिजाइन बनती है, उन डिजाइन में से एक जो उस दौरान सर्वोत्तम डिजाइन है उसका चयन कर लिया जाता है, और वो जो चयन होता है वही डिसीजन कहलाता है। वहीं से प्रश्न आया कि निर्णय निर्माण में आंतरिक अवरोध का नहीं है। देखो आप, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें आंतरिक अवरोध में शामिल नहीं है। आंतरिक अवरोध, भाई पैसे की कमी है तो निर्णय लेने में बाध्यता आएगी कि नहीं आएगी?
प्रशासन में निर्णय लेते समय यह तो देखा ही जाता है कि राज्य के पास इस योजना के लिए बजट है कि नहीं है, तो यह तो बाध्यता है, यह तो एक बाधा के रूप में काम करता है। प्रवर्तित कार्यकारी नीति, जो योजना आप लागू कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंप्लीमेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, कोई चीज विचारों में है उसको धरातल पे लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, तो यह भी एक बीच में बाधा के रूप में काम करता है। कर्मचारियों की योग्यताएं और गुण, यदि कर्मचारी अयोग्य हैं, अच्छे प्रशिक्षित नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो अच्छे काम कैसे कर पाएंगे, तो यह भी बाधा के रूप में है। और प्रश्न पूछा बाधा या अवरोध के रूप में नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विधाएं, देखिए आप, क्योंकि नाम से पता चलता है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का प्रशासनिक व्यवस्था में अवरोध नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला नवीन कारक नहीं है। देखो आप, नवीन कारक तो ये सारे ही हैं, सारे कारक हैं नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला। स्पान ऑफ कंट्रोल, जैसे हमने अभी ग्रेकोनाज ने पढ़ा था, ग्रेकोनाज कहता है नियंत्रण का क्षेत्र 4 से 5 व्यक्तियों तक होगा, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा नवीन कारक, नियंत्रण के क्षेत्र को ऑटोमेटिक नई चीज है, तो नवीन कारक है ये। पर्यवेक्षण की तकनीक, ये पुराना है, नया नहीं है। संप्रेषण की प्रक्रिया और सूचना क्रांति नया है। विशेषज्ञों का उपयोग नया है। एक्सपर्टाइज लोगों की सहायता ली जाती है नियंत्रण के क्षेत्र में, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा विशेषज्ञ होता है, काम का जानकार होता है, जैसे यदि पीडब्ल्यूडी विभाग में उस आईएएस को बिठाया जाता है जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है, आईआईटी से किया है, तो विशेषज्ञ के रूप में काम करेगा, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नया जो तरीका है इसमें शामिल किया गया है विशेषज्ञ की। तो संचालन ऑटोमेटिक होता है, ये भी नवीन कारक है। संप्रेषण की प्रक्रिया और इंफॉर्मेशन जो क्रांति हो रही है, ये भी नया कारक है। विशेषज्ञों का उपयोग, ये भी नया कारक है। ऑब्जर्वेशन का मेथड, ये परंपरागत लोक प्रशासन में भी शामिल है, और परंपरागत जो ध्यान का क्षेत्र है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो उत्तर इसमें आ जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट, हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों को अधिकतम बनाने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार की पहचान सीमित तार्किकता से होती है। देखो आप, प्रश्न है हर्बर्ट साइमन से प्रश्न पूछा है, और साइमन ने निर्णयों को अधिकतम बनाने की संभावना को खारिज कर दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सांगठनिक विन्यास मानव व्यवहार की पहचान सीमित तार्किकता से होती है। ये पहला ऑप्शन है, ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, ए व आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है पर आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है, ए गलत है पर आर सही है। देखो, हर्बर्ट साइमन के एक कथन है, दूसरा कारण है। निर्णयों को अधिकतम बनाने की संभावना को खारिज किया है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने निर्णयों को अधिकतम बनाने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार की पहचान सीमित तार्किकता से होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्या हो जाएगा, 1 नंबर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, पदसोपान का अर्थ है, पदसोपान का मतलब होता है प्रशासन में वह सीढ़ी नुमा व्यवस्था जिसमें पदाधिकारी नीचे सीढ़ी नुमा में जो नीचे आते हैं संख्या बढ़ती जाती है, और ये जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है इसी को पदसोपान कहते हैं। संगठन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी, तो पदसोपान के अर्थ में शामिल है इस लेवल पर अधिकारी, इस लेवल पर अधिकारी, इस लेवल पर अधिकारी, इस लेवल पर अधिकारी, तो ये तो बात सही है। उच्च का निम्न पर नियंत्रण, ये बात भी सही है, ऊपर वाला नीचे वाले पर नियंत्रण रखता है। गैंगप्लांग एक शब्द है
ये गैंगप्लैंक शब्द का मतलब होता है एक लकड़ी का लट्ठा। जैसे हम बंदरगाह से किसी जहाज पर चढ़ते हैं तो बीच में एक लकड़ी का जोड़ने वाला लट्ठा होता है, उसको सामान्यतः गैंगप्लैंक कहते हैं। गैंगप्लैंक का मतलब क्या होता है कि आप यहां से आदेश लेते हो, लेकिन कई बार क्या होता है आड़ा तिरछी सूचनाएं भी ले ली जाती है। उच्च अधिकारी को विश्वास में लेकर के यदि आप समकक्ष से कोई राय ले लेते हैं, आदेश ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं गैंगप्लैंक। तो तीनों शब्द शामिल हैं पद सोपान के अर्थ में, इसलिए इसमें उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यायोजन के संदर्भ में सही है? देखिए आप, पहली बात तो प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन, पावर उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को सौंपता है, उसको प्रशासन में प्रत्यायोजन कहते हैं। जैसे डीजी आईजी को सौंपता है, आईजी डीआईजी को सौंपता है, डीआईजी एसपी को सौंपता है, एसपी एडिशनल एसपी को सौंपता है। ये जो ऊपर से नीचे तक पावर डेलीगेट होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रशासन की भाषा में प्रत्यायोजन। राजनीति विज्ञान में इसको केंद्रीकरण कह देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं, विकेंद्रीकरण कह देते हैं, जबकि प्रशासन में उसको प्रत्यायोजन कह देते हैं। ठीक है, क्या कथन है देखते हैं। यह संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित है। भाई किसी भी संगठन में पावर ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, तो यह आंतरिक प्रणाली से संबंधित है। दूसरा, प्रत्यायोजन सामान्यतः व्यक्ति से व्यक्ति को किया जाता है। यह एक व्यापक और स्थायी अवधारणा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रभावित है, और यह एक सीमित और किंचित प्रशासनिक अवधारणा है। ठीक है ना, देखना आप यहां पर इसमें यह एक सीमित और किंचित प्रशासनिक अवधारणा है। यह संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंध है। यह प्रत्यायोजन, प्रश्न क्या पूछा, सही है। कौन सा कथन प्रत्यायोजन के संबंध में सही है? एक इसमें सही है। देखना आप, ये जो प्रत्यायोजन है, ये प्रत्यायोजन आप देखना कि जैसे मान लीजिए कोई भी विभाग है, जैसे मान लीजिए गृह विभाग है, गृह विभाग है, गृह विभाग में रक्षा का काम गृह मंत्री, उसके नीचे गृह सचिव, उसके नीचे डीजीपी, देखिए आप, सीएम, होम मिनिस्टर, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, ये हायरार्की है, पद सोपान है। अब ये संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली, आप देखिए प्रत्यायोजन में यहां पर सीएम के पास में पावर कहां से आई? चुनाव के माध्यम से, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका जनता ने दे दी। यहां से फिर होम मिनिस्टर के पास आई, होम मिनिस्टर से होम सेक्रेटरी के पास आई, होम सेक्रेटरी से डीजीपी के पास आई। तो ये एक विभाग के साथ में दूसरे विभाग के साथ में भी गहरा रिश्ता है, और ये चैन बनी हुई है, लास्ट में जनता तक आती है। तो ये गलत है। प्रत्यायोजन सामान्यतः व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति नहीं, पद से पद को दिया जाता है, व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। यह एक व्यापक तथा स्थायी अवधारणा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रभावित है। यह बदलती रहती है, प्रत्यायोजन का स्वरूप बदलता रहता है। हाँ, देखिए आप नेक्स्ट, इसमें उत्तर आ जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, लाइन एंड स्टाफ में से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अभिकरण है? देखना आप, लाइन एंड स्टाफ में से पूछा, सूत्र अभिकरण की श्रेणी में सम्मिलित है। रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा, भारतीय रिजर्व बैंक, ये चारों सूत्र की श्रेणी में शामिल है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ए, बी, सी, डी। हां, देखिए आप, ग्रेकुनाच ने ध्यान के क्षेत्र में जो बताया है कि अच्छा जो ध्यान का क्षेत्र होता है, एक व्यक्ति कितने लोगों पर ध्यान रख सकता है, 5 से 6 में रख सकता है, कि 10 से 12 में रख सकता है, कि 7 से 8 रख सकता है, 3 से 4 रख सकता है।
ये 5 से 6 को बताता है, और 5 से 6 में भी 5 को सबसे आइडियल बताता है। 5 को ध्यान रख लेना, ये डाटा है। ग्रेकुनाज कहता है कि एक अधिकारी अपने अधीनस्थों में 5 या 6 पर सबसे अच्छा नियंत्रण रख सकता है, और उनमें भी यदि आइडियल सिचुएशन की बात करें तो वो कहता है कि 5 सबसे बेस्ट आइडियल लोग होते हैं जिनके ऊपर वो अच्छे से नियंत्रण रख सकता है। हाँ, ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विद्वानों का एक समूह बना, उस समूह को कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप कहते हैं। इसके ऊपर प्रश्न पूछा है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना 1963 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, 1963 में हुई थी। इसके अध्ययन के लिए फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया था, यह बात भी सही है। फ्रेडरिक रिक्स इसके पहले अध्यक्ष थे, यह बात भी सही है। इसके उद्भव को तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रिंसटन अमेरिका में हुए सम्मेलन में देखा जा सकता है। चारों बातें सही हैं, इसलिए उत्तर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। ध्यान रख लेना, यह प्रश्न बहुत ही काम का है। प्रशासनिक जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ये ग्रुप बनाया था, और फ्रेडरिक रिक्स इसका पहला अध्यक्ष बना था 63 में अमेरिका के अंदर। प्रिंसटन विश्वविद्यालय इसका केंद्र बिंदु रहा है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की थ्योरी। यहां आपको बता देता हूं, कम्युनिकेशन प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है संचार, और इस थ्योरी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय करने वाले विद्वान थे कार्ल डायच। कार्ल डायच भी कहते हैं, कार्ल ड्यूस भी कहते हैं। कार्ल ड्यूस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। यह पुस्तक बहुत पॉपुलर हुई थी, सरकार का तंत्रिका तंत्र, और उसमें यही कहा था कि सरकार संचार से चलती है, और साइबरनेटिक्स एक ऐसी चीज है जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी में नीचे 6 फीट नीचे कांटा चुभता है, और हमें तुरंत ब्रेन में सूचना मिल जाती है कि कांटा चुभ गया दाएं पैर में, और तुरंत ब्रेन हाथ को मैसेज देता है कि कांटा निकालो। जैसे हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र काम करता है, वैसे प्रशासन में संचार काम करता है। और ये जो संचार की थ्योरी है, इसको पॉपुलर करने वाला विद्वान था कार्ल डायच। क्या कहते हैं, देखिए, संचार के बिना कोई भी संगठन नहीं हो सकता। संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और पार्श्विक होती है। आप देखिए, यह बात सही है, संचार के बिना कोई भी संगठन नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन है तो संचार होना ही पड़ेगा। संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी और अधोगामी तथा पार्श्विक होती है। कोई भी ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और बराबर में। यहां पर क्या होगा, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही। देखना आप, ये है तो दोनों सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, उत्तर नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्वान है मार्शल डिमार्क, वो प्रशासन में क्या और कैसे की बात करता है। इस कोटेशन को याद रख लेना, मार्शल डिमार्क लोग प्रशासन को क्या और कैसे से डिफाइन करते हैं, और यहीं से पूछा है कि क्या का मतलब क्या है, और क्या का मतलब विषय वस्तु से होता है, ठीक है ना, विषय वस्तु और टेक्निक से होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या और कैसे का मतलब है विषय वस्तु और टेक्निक। क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, प्रशासन में क्या करना है, स्वास्थ्य देना है, किस प्रकार से देना है। तो क्या और कैसे की बात विषय वस्तु और तकनीकी ज्ञान से शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट, उचित माध्यम। लोक प्रशासन में उचित माध्यम शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया गया है। देखना आप, प्रत्यायोजन के लिए नहीं किया गया, समन्वय के लिए नहीं किया गया है, अभिप्रेरणा के लिए नहीं किया गया है, पद सोपान के लिए किया गया है। उचित माध्यम का मतलब यह है ऊपर से नीचे सीढ़ी नुमा व्यवस्था। जैसे प्रशासन में फाइल नीचे आती है बाई चैनल, वैसे ही फाइल ऊपर जाती है, इसको कहते हैं उचित माध्यम। हर अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी होता है, और जो सूचनाएं ऊपर से आदेशित होती हैं उनका पालन करके, अनुपालन करके उसी सीढ़ी नुमा चैनल से जाते हैं, इसको कहते हैं उचित माध्यम।
तो प्रशासन में उचित माध्यम का संबंध है हायरार्की से या पद सोपान से। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 3। नेक्स्ट, स्टाफ व सहायक एजेंसियां लाइन एजेंसियों की सहायता करती हैं, परंतु वे अलग होती हैं। देखना, आप लाइन एंड स्टाफ की बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लाइन का मतलब जो पॉलिसी बनाती हैं, नीति निर्माण करती हैं, और स्टाफ का मतलब होता है जो नीति निर्माण में सहयोग करती हैं। और वहीं से कोटेशन पूछा है, स्टाफ और सहायक एजेंसियां लाइन एजेंसियों की सहायता करती हैं। बिल्कुल लाइन एजेंसी की सहायता करती है, मैंने अभी बताया, ये बात तो सही है। सहायक एजेंसियों की कोई परिचालनात्मक जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? लाइन डिसीजन लेता है, स्टाफ उनको इंप्लीमेंट करने में, नीति निर्माण में सहयोग करता है। तो ये जो लाइन है, कह रहे कोई जिम्मेदारी नहीं होती स्टाफ की, जबकि स्टाफ की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। तो कथन तो सही है, कारण गलत है, और कथन सही है किंतु कारण गलत है। 3 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। हां, उर्विक, मैंने अभी बताया था, नियंत्रण के जो आदर्श संख्या, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि ग्रेकुनाज नियंत्रण की जो सबसे आइडियल सिचुएशन बताता है वो 5 बताता है कि एक अधिकारी 5 लोगों के ऊपर ढंग से नियंत्रण रख सकता है। यह बात तो कही ग्रेकुनाज ने, जबकि उर्विक कहता है कि एक अधिकारी 4 व्यक्तियों के ऊपर सबसे अच्छा नियंत्रण रख सकता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 4। तो आइडियल संख्या कितनी हो जाएगी उर्विक के अनुसार? 4। ये अभी राजस्थान से जुड़ा हुआ फैक्चुअल प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, और तथ्यात्मक प्रश्न में आपको याद करना पड़ता है। इसमें पूछा गया कि राजस्थान में जो लोकायुक्त बने हैं उनमें कार्यवाहक लोकायुक्त कौन कौन से रहे। आप सबको पता है कि लोक शिकायत निवारण के लिए, पब्लिक ग्रीवेंसेज को निपटाने के लिए हमारे यहां पर एक संविधिक संस्था के रूप में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में की गई थी, और उसके बाद से लोकायुक्त की नियुक्ति की जाने लगी। और यहां पूछा कि कार्यवाहक लोकायुक्त कौन कौन रहे हैं। जस्टिस डीपी गुप्ता, जस्टिस केएस सिद्धू, जस्टिस मोहनलाल श्रीमाल, जस्टिस विनोद शंकर दवे। इसमें 3 नंबर वाले जस्टिस मोहनलाल श्रीमाल हमारे कार्यवाहक लोकायुक्त नहीं रहे। जस्टिस डीपी गुप्ता साहब रहे, सिद्धू साहब रहे, दवे साहब रहे। तो 1 2 4 और 1 2 4 ऑप्शन है 2 नंबर में। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 2 नंबर। हां, देखिए आप, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट होता क्या है। देखिए क्या होता है कि किसी भी सार्वजनिक संस्था के द्वारा यदि पैसा खर्च किया जाता है, वित्त खर्च किया जाता है, पैसा जनता का होता है, जनता का पैसा संचित निधि में टैक्स के माध्यम से जाता है, संचित निधि से पैसा विधानमंडल बजट सत्र के दौरान मंत्रिपरिषद को दे देता है। जनता का पैसा होता है, टैक्स के माध्यम से संचित निधि में चला जाता है। संचित निधि से, क्योंकि संचित निधि की चाबी विधानमंडलों के पास होती है, सेंटर में संसद के पास, राज्य में विधानसभा के पास। विधानसभा बजट सत्र में पैसा खर्च करने के लिए मंत्रिपरिषद को दे देती है। फिर मंत्रिपरिषद ने जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब, उसकी जांच करने के लिए जो एजेंसी होती है, जो काम होता है, उसको कहते हैं अंकेक्षण, ऑडिट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑडिट के लिए कैग की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि समाज का पैसा, जनता का पैसा, और वो प्रशासनिक अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, मंत्रिपरिषद ने खर्च कर दिया, तो समाज का भी तो ये दायित्व है कि उस खर्च की जानकारी मांगे। इसलिए हमारे यहां पर
स्थानीय संस्थाओं को, लोकल बॉडीज के कार्यों में सोशल ऑडिट करने का प्रोविजन कर दिया। ठीक है ना, विशेष तौर से नरेगा योजना के अंदर सोशल ऑडिट का प्रोविजन कर दिया। इसलिए राज्य सरकार, संघ सरकार और लोक निगम की बजाय इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन। और आपने देखा होगा कई बार कोई गांव के अंदर सड़क बनती है, उस सड़क बनने के बाद में एक बोर्ड लगाते हैं, उस पर लिखा होता है योजना का नाम, किस योजना के तहत बनाई गई, कितना पैसा खर्च हुआ, किस फर्म ने बनाया है, कितना किलोमीटर की दूरी की रोड है। यह सारा सोशल ऑडिट का ही हिस्सा होता है। हाँ, राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वर्ष में कितनी बार सोशल ऑडिट की जाती है? 2 बार की जाती है। ठीक है, सोशल ऑडिट का अर्थ मैंने आपको अभी बताया, समाज द्वारा किसी चीज के बारे में जानकारी करना। सामाजिक अंकेक्षण के रूप में, इसके जनक के रूप में किसको मानते हैं? थियोडोर क्रेप्स को मानते हैं। ये जो सोशल ऑडिट का थॉट दिया था, थ्योरी दी थी, ये थियोडोर क्रेप्स ने दी थी। ये एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि को लेकर के अन्ना हजारे हमारे सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। ठीक है ना। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का सामाजिक अंकेक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए आप, आरटीआई एक्ट और सोशल ऑडिट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2005 में आरटीआई देकर के हमें प्रशासनिक अधिकारियों से, सार्वजनिक संस्थानों से सूचना मांगने का अधिकार दे दिया। और जब समाज का आम व्यक्ति समाज में प्रशासन के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं, योजनाएं हैं, कार्य हैं, उनके बारे में सूचना मांग सकता है, तो सोशल ऑडिट का दायरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वहीं से प्रश्न पूछा है कि इस आरटीआई एक्ट से सोशल ऑडिट पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब आपको यह पता नहीं होगा सोशल ऑडिट क्या होती है, तो यह प्रश्न सही नहीं कर पाओगे आप। देखिए, आप पहला ऑप्शन देखते हैं, इससे सामाजिक अंकेक्षण को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। सामाजिक अंकेक्षण को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। आरटीआई ने सामाजिक अंकेक्षण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, गलत बात है। इससे सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी तथा जनता की सरकारी कार्यों तक पहुंच सुनिश्चित की। इसका सामाजिक अंकेक्षण से कोई संबंध नहीं है। इसने केवल निजी कंपनियों के अंकेक्षण को अनिवार्य किया। देखो, निजी का नहीं है। इसने सामाजिक अंकेक्षण से कोई संबंध नहीं, ये बात भी गलत है। इसने सामाजिक अंकेक्षण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, ये बात भी गलत है। इससे तो सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी और जनता को सरकारी कार्यों तक पहुंचने की सुनिश्चितता बढ़ा दी। जैसे नाम से ही पता चलता है, समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यों की सूचना लेगा तो सोशल ऑडिट का दायरा बढ़ेगा। तो इसमें उत्तर क्या जाएगा? 2 नंबर। ये फैक्चुअल प्रश्न। भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जहां सभी विभागों को कवर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया गया? मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का हमारा छोटा सा प्यारा सा राज्य मेघालय, जिसने पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को सोशल ऑडिट के दायरे में ला दिया है। और ये हमारी प्रशासनिक एफिशिएंसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में जन सुनवाई अधिकार अधिनियम के तहत जन शिकायत का परिवाद पर कितने दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता है? 45 दिन। सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल होता है। सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए जो दल होता है उसका कार्यकाल कितना है? एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक। एक ऑडिट, एक समूह एक बार ही ऑडिट कर सकता है, इसलिए इसमें उत्तर आ जाएगा 4। हां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का आंतरिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? देखिए आप, हर विभाग के अपने मानक होते हैं व्यवसायिक, उसमें अपने कर्मचारी होते हैं, उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्टैटिकल आंकड़े और वित्तीय स्थिति देखनी पड़ती है। प्रेशर ग्रुप्स आंतरिक नियंत्रण नहीं है, ये बाहरी होते हैं, दबाव समूह। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 3, प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट, एक पूर्ण कानून सूचना के अधिकार के लिए बनाए जाने की आवश्यकता और व्यवहार्यता का परीक्षण किए जाने हेतु गठित कार्यकारी दल
का मुखिया कौन था जिसके बाद सन 2000 में इस हेतु बिल ड्राफ्ट किया गया था? सूचना के अधिकार के लिए ये जो ड्राफ्टिंग व्यवस्था बनी थी उसमें HD सोरी इसके मुखिया थे। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 1 नंबर। हाँ, ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वाला प्रश्न है कि अलग अलग पदाधिकारी कहां बैठते हैं, किस रूप में बैठते हैं। देखिए आप, सचिव, हर विभाग का मुखिया सचिव होता है। तो ए में 4 हो गया, तो ए में 4 3 में दे दिया, ठीक है ना? ठीक है साहब। संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी कहां बैठेगा? डिवीजन में बैठेगा, नहीं विंग में बैठेगा। तो बी में 2, बी में 2, इसमें भी है, इसमें भी है। सी में 3, ये भी दोनों में है। तो इसमें अवर सचिव, अवर सचिव बैठेगा ब्रांच में, डी में 3। तो डी में 3, इसमें उत्तर आ जाएगा डी में 3। 4 2 4 2 1 3, उत्तर आएगा इसमें 4 नंबर। राजस्थान राज्य के प्रत्येक सचिवालय विभाग के कार्यों का उल्लेख किस में होता है? सचिवालय विभाग के कार्यों का उल्लेख कार्य विधि नियमों में होता है। विभागीय नियमावली में नहीं होता, सचिवालय नियमावली नहीं होता है, स्थायी आदेश नहीं होता है, कार्य विधि नियम में होता है। नेक्स्ट, एक राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? देखिए आप, चीफ सेक्रेटरी स्टेट का सबसे बड़ा प्रशासनिक मुखिया होता है। जैसे सेंटर में कैबिनेट सचिव होता है, वैसे राज्य में मुख्य सचिव होता है। इसके बारे में पूछा कि नियुक्ति के बारे में कौन सा तत्व है? वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होना चाहिए। देखिए आप, वरिष्ठ में से होता है, वो वरिष्ठतम होना बाध्यकारी नहीं होता। यह मुख्यमंत्री की इच्छा होती है। सामान्यतः 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले प्रशासनिक दक्षता हो, दूसरी चीज वरिष्ठ IAS में से हो, और तीसरा विश्वास पात्र हो, विश्वसनीय हो। तो मुख्यमंत्री का विश्वसनीय व्यक्ति ही चीफ सेक्रेटरी बनता है, ठीक है ना? प्रशासनिक रूप से ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि वरिष्ठतम कोई बनाया जाएगा। कई बार ऐसे बार देखने को मिला है राजस्थान में, तो इसको लेकर के 1-2 बार बड़ा विवाद भी हुआ है। एक सीनियर IAS व्यक्ति ने अपना इसको लेकर के धर्म परिवर्तन भी किया था, ठीक है? इसलिए वरिष्ठतम वाली बात भी गलत है, ठीक है ना? मापदंड योग्यता होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। कैबिनेट के सदस्यों का नहीं, कैबिनेट का मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें उत्तर क्या जाएगा? 3 नंबर। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्राधिकार की भ्रांति का अर्थ क्या है? प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब कानून से बाहर जाकर के काम करता है तो न्यायपालिका उसको रोकती है। तो न्यायपालिका इस आधार पर रोकती है कि आपने कानून का दुरुपयोग किया है। इसलिए प्रक्रिया की त्रुटि, क्षेत्राधिकार की कमी, सत्ता की, क्योंकि प्रक्रिया भी कानून का हिस्सा होती है, इसलिए इसमें कानून की त्रुटि उतरा जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रावधान नहीं है? गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को सूचना प्रदान करना। आपको पता होगा, जो व्यक्ति BPL है उससे सूचना मांगते समय क्या नहीं मांगा जाता है? उससे पैसा नहीं लिया जाता है। जो न्यूनतम फीस है 10 रुपए, वो BPL लोगों से RTI एक्ट के तहत फ्री है, नहीं ली जाती है। सूचना प्रदान करने की सीमा रेखा 45 दिन है। आसूचना व सुरक्षा संगठन तक क्षेत्राधिकार विस्तृत हैं। देखिए आप, इसमें फर्स्ट अपील, सेकंड अपील वैसे होता है। फर्स्ट अपील पे 30 दिन है, उसके बाद 45 दिन है। इसमें सबसे गलत बात पूछिए कि कौन सा प्रावधान इस RTI एक्ट के तहत नहीं आता है। और इसमें देखो आप, आसूचना और सुरक्षा संगठन तक क्षेत्राधिकार विस्तृत है। आसूचना आप समझ रहे हो, जैसे CBI, रॉ,
जैसी एजेंसियां, ठीक है ना, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, डीआरडीओ, ऐसे संगठनों के बारे में आप आरटीआई नहीं पूछ सकते, जबकि यहां लिखा हुआ विस्तृत है, जबकि यहां तक विस्तृत नहीं है, और यही पूछा नहीं है, तो इसमें उत्तर क्या जाएगा? 3। तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? देखो, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, प्रशासन वाली ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री, इसके नियंत्रण की प्रभावशीलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? यानी कौन से ऐसे तत्व हैं इनमें से जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री का नियंत्रण अच्छा रहेगा, यह पूछना चाह रहे हैं इस प्रश्न में। लोक सेवकों और मंत्रियों के बीच में संबंध कैसे हैं, यह बात प्रभावित करती है। मंत्रियों के अनुभव और योग्यता, यानी मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनुभव रखते हैं, कितने योग्य हैं, यह भी प्रभावित करता है। मंत्री कितने विशेषज्ञ हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रक्षा मंत्री बनाया जाता है और वो रक्षा विभाग में 20 साल तक सेवा दे चुका है एज ए ऑफिसर, तो वो ज्यादा अच्छा रक्षा मंत्री बनेगा। तो विशेषज्ञ होना भी प्रभावशीलता का आधार है। चौथा है देश में विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप। देखना आप यहां पर, ये क्योंकि कार्यपालिका के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं कि राजनीतिक प्रणाली के बारे में, इसलिए 1 2 3 सही आ जाएगा, और 1 2 3 सही 3 नंबर वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, आज के समाधान एक श्रृंखला के रूप में आज इतना ही। शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। धन्यवाद।